मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मंत्रा पर। दोस्तों, आरंभ सीरीज का आज ये तीसरा वीडियो है जिसमें मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ सीडीपी सीटेट के लिए जो 2022 का एग्ज़ाम है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी का। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे और अपनी जो तैयारी चल रही है उसको मजबूत बनाएंगे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 6 वर्ष की आयु में, 8 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में या 15 वर्ष की आयु में। तो दोस्तों, जीन पियाजे का एक क्वेश्चन ने अपने पहले वीडियो में भी आपसे साझा किया था। उसमें था कि जो जीन पियाजे ने बताया है विकास की जो अवस्थाएं 4 बताई हैं बालक की, उसमें औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है उसमें तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है बालक की। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 11 वर्ष की आयु में शुरू हो जाती है। तो ये आपका जो विकास होता है ये कहाँ शुरू हो जाता है? सी वाला जो है आपका क्वेश्चन, जो विकल्प बिल्कुल सही है। 11 वर्ष की आयु में, 11 से 15 वर्ष की जो आयु है, तो ये तर्क और जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होना शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किसने कहा एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है? तो दोस्तों, ये कथन है टायलर का। टायलर ने कहा था कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। मतलब ये यूनिवर्सल इवेंट है, एक्सीडेंट हम कह सकते हैं, जो ये भिन्नता है। और उन्होंने ये जो बात कही थी ये उन्होंने व्यक्तिगत भिन्नता के संदर्भ में कही थी। किसके संदर्भ में कही थी? जो मनोवैज्ञानिक रहे हैं टायलर, तो उन्होंने व्यक्तिगत भिन्नता के संदर्भ में ये बात कही थी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सीखने की खेल विधि उपयोगी है? बाल्यावस्था है तो, पूर्व बाल्यावस्था है तो, युवावस्था है तो, परिपक्वावस्था है तो दोस्तों आप सभी लोग परिचित होंगे। जो इसका आंसर है सभी लोग जानते होंगे, बाल्यावस्था है। सीखने की खेल विधि बाल्यावस्था की आयु के लिए उपयोगी है, 6 से 12 वर्ष में। दोस्तों, इसमें जो बालकों की अधिगम प्रक्रिया होती है उसके लिए सबसे उपयुक्त विधि खेल विधि होती है, क्योंकि इसी में बालक के अंदर चंचलता होती है, अस्थिरता मन में होती है, वो समायोजन नहीं बिठा पाता है चीज़ों से। तो खेल विधि इसके लिए बहुत ही मददगार साबित होती है, हेल्पफुल होती है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि है? मूल्यांकन की प्रविधि है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि है? तो दोस्तों, प्रश्नावली, साक्षात्कार, मत सूची, ये सभी। तो दोस्तों, हमारा जवाब होगा ये सभी। जो विकल्प हमारा है डी, वही हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि मूल्यांकन वो प्रणाली होती है जिसके तहत बालक जो है वो जो बालक है तो बालक का मतलब सभी आयामों का परीक्षण होता है। मतलब वो जैसे अगर हम वार्षिक मूल्यांकन की बात करते हैं तो पूरे वर्ष भर में जो बालक सीखता है तो उसका मूल्यांकन वर्ष के अंत में, सत्र के अंत में किया जाता है। तो इसमें बहुत सारी विधियाँ होती हैं, साक्षात्कार भी होता है, प्रश्नावली भी होती है, सूची भी तैयार की जाती है, मत सूची तैयार की जाती है, खेल विधि भी होती है, और भी बहुत सारी विधियाँ हैं। तो ये आपका विकल्प जो है वो ए सभी सही है, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्नावली, मत सूची, साक्षात्कार तीनों जो है मूल्यांकन की प्रविधि हैं। दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक शिक्षक खाद्य व सब्जियों, फलों के चित्र का उपयोग कर अपने विद्यार्थियों के साथ चर्चा करता है। विद्यार्थी अपने अनुभव से जोड़कर पोषण के तथ्यों को सीखती हैं। इस दृष्टिकोण का आधार है, इस दृष्टिकोण का क्या आधार है? तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि जो प्रश्न देखते हैं एक बार फिर से। जो शिक्षक है वो खाद्य व सब्जियों, फलों के चित्रों का उपयोग कर अपने विद्यार्थियों के साथ चर्चा करता है, डिस्कस करता है। तो वो क्या बता रहा है? सीखने की क्लासिकल अवस्था है ये, पुनर्बलन का सिद्धांत है, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुकूलन है, या ज्ञान का निर्माण है? तो दोस्तों, हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो शिक्षक है वो खाद्य व सब्जियों के, फलों के चित्र बनाता है। वो क्या कर रहा है? वो अपने अनुभव जो है वो साझा कर रहा है। अनुभव से मतलब वो अपने अनुभव साझा कर रहा है और वो अनुभवों से और वो उनको दिखाता है। तो विद्यार्थी भी
देखते हैं कौन सी सब्जी है, कौन सा फल है, कौन सा खाद्य पदार्थ है, तो उसके आधार पर विद्यार्थी भी चर्चा कर रहे हैं। तो अनुभवों के आधार पर वो अपने ज्ञान को साझा कर रहे हैं, तो इससे जो है उनके ज्ञान का निर्माण होता है, उनका जो ज्ञान है उनके ज्ञान का निर्माण इससे होता है। दोस्तों आपका विकल्प डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 46 नंबर जो क्वेश्चन है, जो 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के विकास की अवस्था में संवेदी गामक अवस्था समायोजित करता है। संवेदी गामक अवस्था क्या समायोजित करता है? ए अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण, विकल्पों की व्याख्या विश्लेषण करने की इच्छा, तार्किक रूप से समस्या के समाधान की क्षमता, या सामाजिक मुद्दों से सरोकार। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी भी जानते होंगे, मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, पियाजे से जुड़ा एक क्वेश्चन था, और पियाजे से जुड़े कहीं ना कहीं सीटेट हो या यूपी टेट हो, एक क्वेश्चन जरूर आपको मिल ही जाता है, कम से कम एक क्वेश्चन मिल ही जाता है। उनकी जो विकास की अवस्थाएं हैं, 4 विकास की अवस्थाएं हैं, उनसे एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। तो संवेदी गामक जो अवस्था है दोस्तों, पियाजे ने जो बताए हैं, 4 अवस्थाओं में बांटा है विकास की अवस्था को, 4 अवस्थाओं में बांटा है, 4 चरणों में बांटा है। तो इसकी जो पहली अवस्था है वो संवेदी गामक है। पहली अवस्था कौन सी है? संवेदी गामक अवस्था है, जो जन्म से 2 वर्ष तक, जिसका वय वर्ग जो है वो जन्म से 2 वर्ष की आयु तक चलती है। तो इस अवस्था में बालक जो है वो अनुकरण, मतलब कि दूसरे को देखकर सीखना, स्मृति थोड़ी बहुत जो उसके अंदर याद रहता है किसी चीज़ को देख करके, मानसिक प्रस्तुतिकरण, तो ये समायोजन वो अपने मन में बिठाता है। तो दोस्तों आपका विकल्प ए बिल्कुल सही है कि जो संवेदी गामक अवस्था होती है उसमें बच्चा अनुकरण पर, स्मृति और मानसिक प्रस्तुतिकरण पर मतलब फोकस करता है या उनसे सीखता है, उनसे उनका विकास, बच्चों का विकास होता है। किस वय वर्ग के लिए है ये? 0 से 2 वर्ष के लिए। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको वीडियो से जुड़े कोई सुझाव हैं, कोई प्रश्न मन में उठता है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, अपनी समस्या साझा कर सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, शैशवावस्था होती है, शैशवावस्था होती है तो बालक के विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो 3 अवस्थाएं, कितनी हैं? 3 अवस्थाएं हैं। शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है। तो शैशवावस्था जो है वो दोस्तों वो 5 या 6 वर्ष, जन्म से 5 साल तक हम कह सकते हैं, 0 से 5 कह सकते हैं, या 6 कह सकते हैं। ये शैशवावस्था है, 5 के आसपास रखी जाएगी। अगर हम विकल्पों की बात कर रहे हैं तो ए 5 वर्ष है, बी 12 वर्ष है, सी 21 वर्ष है, डी इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों ये 5 वर्ष तक, शैशवावस्था 5 वर्ष तक आएगी, उसके बाद बाल्यावस्था शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद किशोरावस्था का नंबर आता है। तो आपका विकल्प ए बिल्कुल सही है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अक्षम व्यक्तियों के प्रति विपरीत विचार एवं भावना बच्चा बड़ों से सीखता है। जो अक्षम व्यक्तियों के प्रति विपरीत विचार हैं वो बच्चा बड़ों से सीखता है, मतलब दूसरों को देख करके सीखता है, अपने से बड़ों को। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे दूसरे छात्रों में कार्य करने में अक्षम होते हैं। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं वो दूसरे छात्रों से कार्य करने में अक्षम होते हैं। इसमें से असत्य कथन आपको ढूंढना है। शारीरिक अक्षमता वाला बच्चा मानसिक अक्षमता नहीं रखता है, ये हो सकता है ए एवं बी दोनों। तो इसमें क्या सही है? क्या कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो ये देखिएगा दोस्तों, जो डी है, ए एवं बी, ये दोनों कथन असत्य हैं, क्योंकि जो अक्षम व्यक्तियों के प्रति विपरीत विचार एवं भावना बच्चा बड़ों से सीखता है, ये भी असत्य है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे दूसरे छात्रों में कार्य करने में अक्षम होते हैं, ये भी असत्य ही है। और जो सी है ये आपका सत्य है, सही है। शारीरिक अक्षमता वाला बच्चा मानसिक अक्षमता नहीं रखता है, ये बिल्कुल सत्य है। तो दोस्तों जो अक्षम व्यक्तियों के प्रति विपरीत भावना जो रखी जाती है वो बच्चा अपने सहपाठी के साथ रहते हुए सीखता है, ना कि बड़ों से। क्योंकि सहपाठियों के साथ वो अगर विद्यालय में है, उसके साथ कोई उसका साथी अक्षम है, तो वो सहपाठियों से ये चीज़ें ज़्यादा सीखता है, क्योंकि उसको उनके बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, और बड़ों से ये चीज़ें वो नहीं सीखता है। और जो दूसरा जो तथ्य है आपका, कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो हैं, वो छात्र जो हैं या बच्चे जो हैं वो दूसरे क्षेत्र में अक्षम हो सकते हैं, परंतु ये अनिवार्य नहीं है
कि सभी क्षेत्र में अक्षम हों, कि वो किसी न किसी क्षेत्र में तो अक्षम होंगे ही, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे छात्रों से भी कार्य करने में अक्षम हों। हम देखते हैं कि आपके सामने भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे कि अगर कोई शारीरिक रूप से विकलांग है तो वो किसी न किसी एक चीज़ में वो बहुत ही अच्छा करता है। तो ये आवश्यक नहीं होता है कि वो किसी और से भी कार्य करने में अक्षम हो। तो आपका विकल्प डी सही है। ए एवं बी दोनों, ये दोनों कथन असत्य हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9, विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोगशालाओं में उपयोग में आने वाली विधियां हैं। तो इसमें दोस्तों जो विधियां दी गई हैं, जो विकल्प दिए गए हैं, परिणाम स्वरूप निरीक्षण विधि, परिणाम स्वरूप एवं निरीक्षण विधि, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधि, गुणात्मक साक्षात्कार विधि, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आपका विकल्प इसमें बी बिल्कुल सही है, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधि। कि विद्यार्थियों की अगर अचीवमेंट टेस्ट उनका किया जाता है, विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है, उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है, तो कई विधियों से होता है। इनमें से एक विधि प्रयोगशाला के अंतर्गत परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधि भी होती है। कौन सी होती है? बी आपका सही जवाब है। दोस्तों प्रश्न नंबर अगला है 10 नंबर का जो प्रश्न है, आशा 14 वर्ष की आयु में वह सब कार्य करती है जो अधिकतर 6-7 वर्ष के बच्चे करते हैं। आशा की यह अवस्था का कारण है, इस अवस्था का कारण है, क्या कारण है? मानसिक अक्षमता है। वह 14 वर्ष की आयु में वह सब कार्य करती है जो 6 से 7 वर्ष के बच्चे करते हैं। मतलब 7 वर्ष का ये एज डिफरेंस उसको दिखा रहा है, उसके कार्य करने की वजह से 7 वर्ष का एज डिफरेंस है। तो मानसिक अक्षमता है, अपंगता है, आनुवंशिकता है। तो दोस्तों आनुवंशिकता नहीं है, कुपोषण भी नहीं है, अपंगता भी नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसका जो आपका सही जवाब होगा वो मानसिक अक्षमता होगा, क्योंकि मानसिक अक्षमता के कारण ही बालक हो या बालिका हो अपने आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, जो उसके क्लास के बच्चे हैं, उनसे वो बराबर या उनके उनके बराबर या उनके समान कार्य नहीं कर सकते हैं। उनकी वो अपनी आयु वर्ग के नीचे के जो बच्चे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई 12 साल का बच्चा और मानसिक रूप से अक्षम है तो वो 10 वर्ष की एज ग्रुप के बच्चों वाला काम करेगा, या और भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ तो 7 वर्ष का एज डिफरेंस आ रहा है, तो इसका कारण, मुख्य कारण क्या है? मानसिक अक्षमता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, तो अनुच्छेद 26 नहीं, अनुच्छेद 15 नहीं, अनुच्छेद 45 नहीं, अनुच्छेद 21 ए। अनुच्छेद कौन सा? 21 ए। कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 ए में यह बताया गया है कि 6 से 14 आयु वर्ग के जो भी बच्चे हैं वो निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार रखते हैं, उनके लिए आवश्यक है। तो दोस्तों आपका 21 ए बिल्कुल सही है। फिर प्रश्न है, एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? एल्बर्ट बंडूरा, ये क्वेश्चन आप लोग शायद परिचित होंगे। तो इसका आपका जो सही विकल्प है वो है ए। एल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। बंडूरा और वाल्डर दो नाम थे, दोनों ने एक सिद्धांत दिया था, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ये 1963 में दिया था। कब दिया था? 1963 में प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों आपका विकल्प ए सही है। दोस्तों अगला प्रश्न है, क्रेशर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया? क्रेशर, तो क्रेशर ने शरीर रचना की दृष्टि से व्यक्तियों को 3 भागों में विभक्त किया था। चलिए विकल्प देख लेते हैं। कृशकाय है, सुडौलकाय है, गोलकाय है, या उपरोक्त सभी हैं। तो दोस्तों ये जो तीनों प्रकार दिए हुए हैं, कृशकाय मतलब दुर्बल हो सकता है, लंबा हो सकता है, लेकिन वो दुबला हो सकता है। सुडौलकाय जिसकी काया पुष्ट होती है, एक स्पोर्टिव तरीके से हम कह सकते हैं। गोलकाय स्थूलकाय हो सकता है, मतलब वो ज़्यादा लंबा तो नहीं होगा, थोड़ा ठिगना जैसा होगा, नाटा जैसा होगा, लेकिन गोल होगा, वो उसकी हेल्थ भी ठीक होगी, लेकिन वो लंबाई उसकी नहीं होगी। तो क्रेशर ने ये जो व्यक्तित्व के जो प्रकार दिए थे वो 3 प्रकार दिए थे, और ये तीनों हैं लंबकाय जिसको कृशकाय भी कहते हैं, दुर्बल कहते हैं, सुडौलकाय जिसको पुष्टकाय भी कहते हैं, और गोलकाय को स्थूलकाय भी कहते हैं। तो ये तीनों विकल्प आपके सही है। उपरोक्त सभी आपका विकल्प सही होगा, क्योंकि ये तीनों कृशकाय, ये तीनों प्रकार हैं क्रिस्मर के
क्रेसर के अनुसार, क्रिस्मर के अनुसार, ठीक है, क्रेसर नहीं, क्रिस्मर नाम होगा यहाँ पे, गलत छपा हुआ है। क्रिस का है, सुडौल का है, गोल का है और उपरोक्त सभी, ये तीनों उसमें आ जाएंगे। दोस्तों अधिगम वक्र में पठार बनता है, तो अधिगम वक्र में पठार क्यों बनता है? परिपक्वता के कारण बनता है, अभिप्रेरणा के कारण बनता है, थकान के कारण बनता है, या अभिरुचि के कारण बनता है। तो सीखने की गति जो है वो दोस्तों किसी की भी हो, अगर हम इंडिविजुअली भी लेते हैं तो किसी की सीखने की गति एक जैसी नहीं रहती है। सीखने की गति में कभी तीव्रता होती है, कभी वो तेजी से हो रही तो कभी मंद हो जाती है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? थकान है। इसका मुख्य कारण थकान है कि जब हम थक जाते हैं तो हमारा शरीर जो है, हमारी सीखने की गति थोड़ा मंद पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है। तो थकान के कारण जब अधिगम में अवरोध उत्पन्न होता है, मतलब जब उसमें बाधा होती है, तो अधिगम रेखा चित्र में प्रदर्शित करने का पठार जैसी अवस्था बनती है। तो अधिगम वक्र में पठार कब बनता है? थकान के कारण बनता है। दोस्तों TAT, टैट, टैट का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? टैट जो है वो किसका मापन है? बौद्धिक क्षमता का है, अभिक्षमता का है, अभिवृत्ति का है, मूल्य का है। तो दोस्तों ये जो टैट है, टैट जिसको हम कहते हैं अध्ययन अभिक्षमता परीक्षण कहते हैं, ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है। तो ये आपका अभिक्षमता, इसमें आपका विकल्प जो है वो अभिक्षमता सही है। और जो टैट का निर्माण किया गया था, ये जो टेस्ट था अभिक्षमता का, तो ये सिंह और शर्मा, दो ये मनोवैज्ञानिक थे, हम कह सकते हैं सिंह एवं शर्मा, दो लोगों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था और ये अभिक्षमता के मापन के लिए उपयुक्त होता है। तो दोस्तों टेस्ट की बात करते हैं तो जैसे बुद्धि के परीक्षण जो हैं, अभिक्षमता के परीक्षण हैं, बौद्धिक क्षमता होगी गई, अभिवृत्ति के परीक्षण है, तो और मूल्यों के परीक्षण, इन सभी टेस्ट से कभी ना कभी, और मुख्यतः बुद्धि और अभिक्षमता के टेस्ट से कभी ना कभी आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो दोस्तों इन टॉपिक्स को सही से पढ़िए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। दोस्तों अगला प्रश्न है, दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? दर्पण चित्र परीक्षण, मिरर टेस्ट जो है, मिरर इमेज टेस्ट जो है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये अधिगम अंतरण के लिए होता है। किसके लिए होता है? अधिगम अंतरण के लिए होता है। सही जवाब आपका होगा अधिगम अंतरण। दर्पण चित्र परीक्षण अधिगम अंतरण के लिए होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? संघनन का सिद्धांत अधिगम से संबंधित है, स्मृति से संबंधित है, सृजनात्मकता से संबंधित है, अभिप्रेरणा से संबंधित। तो संघनन का सिद्धांत जो है यह मस्तिष्क में जो सूचनाओं का संचयन होता है, एक्युमुलेशन होता है, उससे संबंधित है, सूचनाओं के संचयन से संबंधित है। तो संघनन का सिद्धांत मस्तिष्क से संबंधित है, या हम कह सकते हैं स्मृति से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्मृति से संबंधित। आपका विकल्प बी बिल्कुल सही है। दोस्तों अगला प्रश्न है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट में किसके मापन, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयोग होता है? क्लाउड पिक्चर टेस्ट, तो इसके विकल्प हैं बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता, अभिरुचि। तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट जो है वो मापन जो है किसके मापन में होता है? व्यक्तित्व के मापन में। किसके मापन में होता है? व्यक्तित्व के मापन में होता है। किसके मापन में? व्यक्तित्व के मापन में होता है। तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से व्यक्तित्व के मापन में प्रयोग किया जाता है। विकल्प बी आपका सही है। प्रश्न संख्या जो हमारा है 19 नंबर का, 59 नंबर का, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? व्यक्तिनिष्ठ विधि है, अंतर्दर्शन है, अवलोकन है, बहिर्दर्शन है, प्रयोगीकरण है। तो दोस्तों निम्न जो शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि जो है, इनमें से वो अंतर्दर्शन है। इंट्रोस्पेक्टिव जो मेथड हम कह सकते हैं, वो अंतर्दर्शन जिसको कहा जाता है। तो आपका विकल्प ए सही है। अंतर्दर्शन जो है वो सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। ठीक है दोस्तों, आपका विकल्प ए बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? इसमें टेस्ट दिए हुए हैं, TAT दिया हुआ है जिसकी अभी हमने बात की, एप्टीट्यूड टेस्ट था, 16 PF था, ड्रा अ मैन परीक्षण, रैवेन का परीक्षण। तो इनमें से कौन भिन्न है?
तो हम बात करते हैं दोस्तों, जो जैसे दिया हुआ है TAT दिया हुआ है, 16 PF दिया हुआ है और ड्रा-अमाइन दिया हुआ है। कौन सा दिया? ड्रा-अमाइन, डी वाला। तो ये तीनों क्या है? ये व्यक्तित्व परीक्षण है। कौन सा परीक्षण है? ये पर्सनालिटी टेस्ट है। जबकि जो रैवेन का परीक्षण है वो क्या होता है? वो अशाब्दिक परीक्षण होता है। कौन सा होता है? अशाब्दिक परीक्षण होता है। अशाब्दिक परीक्षण होता है रैवेन का टेस्ट। तो ये आपका विकल्प कौन सा सही है? विकल्प सी आपका इसमें उत्तर सही है। विकल्प सी सही है। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो दोस्तों, ये श्रृंखला का अंतिम प्रश्न था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको हमारे चैनल से जुड़ी कोई भी अपडेट आपको तुरंत मिले। और हाँ दोस्तों, इसी चैनल के माध्यम से हमारा जो बैच चलता है मैथ्स का, वो आप ज़रूर देखें। प्रतिदिन उसकी लाइव क्लास होती है, आप देखिए और अपना प्यार दीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।